नमस्कार, लाइव स्वदेश में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। धान का खेती जो है बिहार का प्रमुख मतलब कि फसल है और धान का जो है मतलब कि प्रोडक्शन बिहार में अच्छा खासा होता है और साथ साथ पूर्वी चंपारण ज़िला में भी धान का बहुत अच्छा खासा खेती होता है। चावल का प्रोडक्शन बिहार वासियों के लिए बहुत मायने रखता है। इसी संबंध में हम कृषि पदाधिकारी करते हैं। दुनिया में जो है अगर सबसे मानव की आवश्यकता के बारे में अगर सोचा जाए समझा जाए तो सबसे पहले खाना ही है और खाना जो है बहुत मायने रखता है मानव के लिए कि धरती पर जो भी जीव है उसके लिए। और हम लोग बिहारवासी ज़्यादातर जो है चावल खाना पसंद करते हैं, उसके बाद में रोटी वगैरह का भी डिमांड रहता है। और इसी संबंध में हम थोड़ा धान के खेती के बारे में, चावल के प्रोडक्शन के बारे में हम कृषि अधिकारी से थोड़ा बात करेंगे कि कैसे कैसे इसका मतलब कि बीज गिराने से लेकर और यानी कि धान रोपनी तक, धान जो रोपाता है खेत में वो कैसे किया जाए, उसके बाद में खाद कब देना है, कौन कौन सा खाद देना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में कीट और रोग पर भी चर्चा करेंगे। सर, इस चैनल में आपका लाइव स्वदेश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यनारायण जी, मौका दिए आप। सर, हम लोग जो है थोड़ा धान के प्रोडक्शन में कैसे कैसे क्या धान का खेती सर कैसे करना है और वो भी थोड़ा मतलब कि जैविक विधि से भी थोड़ा बताइएगा। और सबसे पहले सर बिचड़ा के बारे में थोड़ा बताइए कि बिचड़ा का मतलब कि कैसे कैसे किया जाए। जी जी, मेरा नाम उमेश कुमार वर्मा जी, मैं कृषि समन्वयक ढाका प्रखंड में भी पदस्थापित हूँ। जी सत्यनारायण जी, सबसे पहला चीज़ है कि बिचड़ा गिराने में ही हम लोग थोड़ा सा जी गलत कर जाते हैं। अच्छा, बिचड़ा गिराने का जो सही तरीका है जी, आप लोगों को पता होगा कि बिहार सरकार के द्वारा लगभग 2010-11 में जी श्री विधि से हम लोग खेती करवाए थे लोगों के खेतों में, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। जी, उसमें जो बीज गिराने का जो तकनीक था जी, वह सबसे अच्छा तकनीक है और आज भी किसान को उसी तकनीक से बीज गिराना चाहिए। जी, उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बीज की कम मात्रा लगेगी आपको। अच्छा, अच्छा, और बीज आपका बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अच्छा, ठीक है जी, और बीज कैसे गिराया जाए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जी, जैसे कि हम लोग अमूमन देखते हैं कि कुछ कुशवाहा बंधु लोग जो साग सब्जी का खेती करते हैं जी, वह आप देखिएगा टमाटर का, मिर्च का या फिर बैगन का, अच्छा, या फिर गोभी वगैरह का जो बीज गिराते हैं, जी सर, उसके लिए क्या करते हैं कि मिट्टी को थोड़ा सा वो ऊपर करके एक बेड टाइप बनाते हैं। जी, उसी तरह से आप धान के बीज को भी गिराएंगे तो सबसे अच्छा होगा। जी, उसमें एकदम छोटा छोटा क्यारी, जैसे कि 3 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा का आप क्यारी बना लीजिए। अच्छा, वह लगभग 1 kg बीज के लिए जी। उपयुक्त होगा। सर, कहने का मतलब है कि खेत का तैयारी के बारे में अगर हम लोग जाने और उसके बाद में सर खाद वगैरह के बारे में थोड़ा इस पर थोड़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, खेत की तैयारी के लिए हम बताएंगे कि जैसे हम लोग रबी का फसल मसूर या गेहूं का कटाई करते हैं, उसके बाद में आप मान के चलिए कि लगभग 2 से 2.5 महीने का समय हमको मिलता है, खेत खाली रहता है। जी सर, जी, खेत खाली रहता है। तो पहले तो हम लोग बोलते थे कि इसमें मिट्टी पलट हल से गहरी जुताई कर दीजिए, क्योंकि कुछ जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो डैमेज हो जाए, मर जाएं, और तब हम लोग खेतों में धान का खेती करें। अभी आप उसके लिए सबसे सूटेबल जो चीज़ होता है, आप खेत को खाली न छोड़ें, उसमें आप मूंग डाल दें या फिर ढैंचा का बीज डाल दें अपने खेतों में। उससे आपको फायदा क्या होगा कि मूंग में अगर फलन आ गया, अच्छा क्वालिटी का बीज है, मूंग में फलन आ गया, तो निश्चित मान के चलिए कि 1-2 तोड़ाई में आपको कम से कम मूंग उतना मिल जाएगा कि साल भर खाने के लिए आपको दाल का काम चल जाएगा। और उसके बाद में जब आपका बीज तैयार है तो उसी से कल्टी से कटवा के
आप उस ढैंचा के बीज को, ढैंचा के पौधा को या फिर मूंग के पौधा को खेत के अंदर ही सड़ने के लिए छोड़ दें और 10 दिन के बाद में, 10 से 12 दिन के बाद में आप धान की बुआई करें तो उसमें हमको लगता है कि बहुत कम ही मात्रा में आपको रासायनिक खाद और यूरिया वगैरह की जरूरत पड़ेगी और आपका फसल बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर जी रासायनिक खाद की हम लोग बात करें तो कौन सा रासायनिक खाद मतलब कि बढ़िया रहता है, और गोबर की खाद की कितनी मात्रा, कौन DAP वगैरह या फॉस्फेट, यूरिया और म्यूरेट पोटाश, इस सब के बारे में थोड़ा जी चर्चा कीजिए। अगर आप हरा खाद खेत में नहीं डालते हैं, माने ढैंचा या मूंग का खेती नहीं करते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी खेत में डाल सकते हैं। जैसे कि आप डोज की बात कर रहे हैं तो गोबर की खाद के लिए अनुशंसित डोज जो है वह तो बहुत ज़्यादा है। अपने यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1 टेलर गोबर के खाद लोग 6 से 7 कट्ठा में डाल देते हैं। तो ठीक है, क्योंकि गोबर एक खाद आप कितना खेत में डालिएगा तो आपके खेत की उर्वरता शक्ति को बढ़ाएगा ही और बहुत ज़्यादा दिन तक उसको बना के रखेगा। बाकी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो 10 से 15 कुंटल आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में प्रयोग करके और आप खेती कर सकते हैं। रही रासायनिक खाद की बात, तो रासायनिक खाद में आप NPK, जिंक, बोरान, सल्फर, पोटास, DAP, यूरिया, इतने रासायनिक खादों की आपके खेत में जरूरत पड़ेगी। जब आपका बिचड़ा तैयार हो गया है और खेत की जब तैयारी करने जा रहे हैं, पलेवा करने जब जा रहे हैं आप, उस टाइम में कुछ खाद है जिसको आपको डालने की जरूरत है। बहुत सारे लोग अलग अलग डोज में खाद का प्रयोग करते हैं लेकिन कभी भी खाद अगर आप अनुशंसित मात्रा में डालते हैं तो अपने खेत को आप सुरक्षित करते हैं, अच्छा उपज प्राप्त करते हैं और वातावरण को भी आप सुरक्षित रखते हैं। इसलिए कभी भी अनुशंसित डोज का ही प्रयोग अपने खेतों में करना चाहिए। सर अगर एकड़ के हिसाब से चले तो 1 एकड़ में सर कितना, मतलब कि कौन सा खाद का ये होना चाहिए? देखिए, खेत तैयार करने के टाइम में जिंक और बोरान, बहुत सारे किसान भाई हैं जो जिंक बोरान जब मर्जी वैसे दे देते हैं, लेकिन नहीं, जिंक बोरान जो है कम से कम 3 फसल के बाद में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर फसल में आप जिंक बोरान का प्रयोग करें। हाँ, साग सब्जी का खेती करते हैं तो अलग चीज़ होता है, लेकिन धान, गेहूं, मक्का वगैरह के केस में जो है, जिस खेत का जो डेंसिटी आपका कम है, यानी कि धान और गेहूं 2 ही फसल ले पाते हैं, तो हर तीसरे फसल पे आपको जिंक और बोरान की जरूरत होती है। और जिंक बोरान के अनुशंसित मात्रा की हम बात करें तो 1 एकड़ खेत में लगभग 8 से 10 किलो आप जिंक का प्रयोग कर सकते हैं और लगभग 5 से 6 किलो आप बोरान का प्रयोग कर सकते हैं हर तीसरे फसल में। हर फसल में इस चीज़ को देने की जरूरत नहीं है। और धान की केस में हम बात करें तो अगर धान के फसल के पहले अगर आपने जिंक बोरान का प्रयोग किया है अपने खेतों में तो थोड़ा मात्रा प्रयोग कर सकते हैं। ये 1 एकड़ का जो 8 से 10 किलो हमने जिंक बताया, उतना मात्रा प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 किलो आप जिंक और 1 से 2 किलो आप बोरान का प्रयोग कर सकते हैं। और खेत की तैयारी के टाइम में सबसे अच्छा होगा कि NPK, 1 एकड़ में 50 किलो आप NPK का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो आप सल्फर की आप बात कर रहे हैं तो 5 से 8 किलोग्राम आपका सल्फर लग जाएगा। और पोटास जो है लगभग 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप खेत तैयार करने के टाइम में इसको दे के अच्छा से पलेवा करके और खेत की आप रोपाई कर सकते हैं। ध्यान ये रहे कि पलेवा करने के टाइम में खेत में बहुत पानी नहीं लगा रहे। छलकदई जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, छलकदई की। सर इसके बाद में मतलब कि बारी आती है कीटनाशक वगैरह का प्रयोग में। जैसे धान अगर ज़्यादा बढ़ता है तो उसमें से कल्ला, मतलब कि सूखने का समस्या आ जाता है। जैसे धान का पौधा बड़ा, उसमें से बीच का जो कल्ला होता है वो सूखने लगता है। इसके लिए सर क्या निदान है? देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि आज किसान बंधु जो है, जो जिसको हम लोग आर मेड़ बोलते हैं, उसका भी साफ सफाई नहीं कर पाते हैं। सही बात। और जो भी खेत में हम फसल लगाते हैं
उसमें सबसे जो ज़्यादा कीट पतंग लगने का जो चांस होता है जी। उस आड़ को हमको साफ नहीं रखने की वजह से होता है। इसलिए मेरा सभी किसान बंधु से अनुरोध होगा कि वो लोग निश्चित रूप से जिस चीज़ का भी खेती कर रहे हैं अपने जो आड़ को डरेड़ को जो है मेड़ को जो है अच्छे से साफ सफाई करके खर मुक्त करें, उसके ऊपर में किसी तरह का खर पतवार नहीं रहे, तो हम लोग इसके बहुत सारे कीट पतंगों के जो होने वाले हानि है उससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। और धान के केस में तो मैं यही कहूँगा कि अगर उस तरह की कंडीशन है कि कीट अगर लगता है स्टेम बोरर लग जाए या फिर टॉप बोरर लग जाए तो उसके लिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि वहाँ आप किसी भी तरह का कीटनाशक का प्रयोग नहीं करके दो काम कर सकते हैं आप। मेड़ पे अरहर की खेती आप कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि 1 एकड़ खेत में आप टी पोर्च बना सकते हैं। वो क्या होता है? वो क्या है? टी पोर्च ऐसा चीज है कि आपको एक लकड़ी लेना है और उसके ऊपर में एक टी टाइप का लकड़ी माने मजबूत लकड़ी होना चाहिए जिसके ऊपर में कोई चिड़िया वगैरह आके बैठ जाए। वह आपको क्या करेगा कि खेत में 10-15 जगह पर अगर आप उसको लगा देते हैं तो छोटा छोटा जो चिड़िया है वह आके उस पर बैठेगा। और आपके खेतों में अगर उस तरह का कीट पतंग वह देखता है तो वह सीधे उड़ के जाएगा और उसको ट्रैप करके लेके आएगा और उसी पर बैठ के खाएगा। इससे मेरा गारंटी है कि 70 से 80% जो कीट व्याधि हैं धान के खेतों में उससे आपको निजात मिल जाएगी। मेरा सुझाव रहेगा कि रासायनिक दवा का प्रयोग उसके ऊपर न किया जाए कीट पतंग को मारने या कम से कम मतलब कि रासायनिक दवा का किसान भाई से अनुरोध है कि आप लोग मतलब कि रासायनिक दवा का प्रयोग कम से कम करें, मजबूरी बस करें, अगर वैसा कोई विकल्प नहीं लगता है तब करें। सर लाइव स्वदेश से बात करने के लिए आपको सर बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद है। मेरे दर्शकों के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अपना कीमती समय दे पाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद समनारायण जी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप किसानों के लिए अच्छी काम करते हैं और हम लोगों के पास में जो भी जानकारी है हम लोग चाहते हैं कि किसानों तक पहुँचे और किसान उससे लाभ उठाएं। जी सर। धन्यवाद समनारायण। थैंक यू सर। थैंक यू।